Hi everyone once again. In today's video, I will be discussing about the refraction through a spherical surface. Okay. Last video we have covered many refraction topic on various plane surfaces, and we have also discussed about prism and all, slab and all. So in today's video we have to see the refraction through spherical surfaces. So let's start through the spherical surface we are going to use, that is lens. What is lens? Lens is a transparent refracting media which is bounded by either the two spherical surface or one surface is spherical and other surface as plane. By this definition, we have found out that there are two kinds of lens. The first one is converging or convex lens, and in that converging or convex lens, it is further categorized in three parts. तो बच्चों देखो लेंस क्या होता है, सिंपल सा एक मीडियम है, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि दोनों साइड से या किसी स्फेरिकल सरफेस से बाउंड किया गया हो, उसकी बाउंड्री मतलब स्फेरिकल हो, या फिर एक स्फेरिकल हो और दूसरा प्लेन सरफेस हो। इन चीज़ों को देखते हुए लेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस। कन्वर्जिंग और कॉन्केव लेंस को फर्दर डिवाइड किया गया थ्री कैटेगरीज में, जिसमें पहला कहा गया बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ठीक है। बाई कॉन्वेक्स कैसा होता है? जिसके दोनों के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स इन नेचर हो। ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स होता है जिसमें एक सरफेस आपका कर्व्ड या फिर कॉन्वेक्स इन नेचर और दूसरा सरफेस प्लेन हो। जो तीसरा हमारे पास है वो है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स में क्या है? एक सरफेस कॉन्वेक्स इन नेचर है और दूसरा हमारे पास कॉन्केव इन नेचर है। ठीक है। ये हमारे पास थ्री कैटेगरी हो गए कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, जहां पे हमने बात किया है डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस का, जिसमें पहला जो लेंस है वो है बाई कॉन्केव, जिसमें दोनों का दोनों सरफेस कॉन्केव इन नेचर है। दूसरा है प्लेनो कॉन्केव, जिसमें एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कॉन्केव इन नेचर है। और तीसरा है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, जिसमें एक सरफेस कॉन्केव है, दूसरा सरफेस हमारे पास कॉन्केव इन नेचर है। तो ये डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं फर्दर और हम कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ते हैं जो विच आर रिलेटेड टू लेंस। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्फेयर को लेके कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि उसके कुछ पार्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों के दोनों स्फेयर्स का अलग अलग रेडियस है, रेडियस R1 एंड R2, और ऑब्वियसली सेंटर है C1 एंड C2। अब जो ओवरलैप्ड वॉल्यूम है, वो जो एरिया बना ये हमको मिल जाता है इस टाइम पे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों के दोनों सरफेस का जो नेचर है वो कॉन्वेक्स इन नेचर है। और ये जो हमें मिला है सरफेस एरिया या सरफेस मैं कह लूँ या फिर पोर्शन कह लूँ जो कॉन्वेक्स इन नेचर है, इसके कुछ टर्म्स हैं या फिर पार्ट्स कह सकते हैं। वो क्या है? देखो C1 से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, या फिर मैं ये कह लूँ C1 से लेकर B तक, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लेंस बात करूं, C1 से लेकर B तक का डिस्टेंस C1 से लेकर O तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। आप कहेंगे नहीं वो तो कम दिख रहा है। नहीं, तो C1 से लेकर O तक का डिस्टेंस और C1 से लेकर B तक का डिस्टेंस बराबर होगा अगर मेरा लेंस बहुत ज्यादा थिन है, पतला है, या O जो पॉइंट है लाई करेगा इस जगह पे। इसलिए C1B और C1O की वैल्यू इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट स्फेयर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, वन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। दूसरे साइड के लिए सेम बात है। C2 हमारे पास दूसरा सेंटर है। अगेन अगर मैं C2A या C2B का डिस्टेंस बताऊं तो C2B का डिस्टेंस होगा R2, जो कि बराबर होगा C2O के, अगर हमारा लेंस बहुत ज्यादा थिन है। अब ये जो O पॉइंट है ये होता है इस लेंस का मिड पॉइंट, सेंटर, इस लेंस का मिड पॉइंट। अब इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्यों कहलाता है या इसके बारे में थोड़ी सी चीज वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। या फिर अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा डायग्राम, मैं दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है।
चलिए ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 एंड R2। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो C1 और C2 है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम टू सेम यही सारी चीजें कॉनकेव लेंस के लिए भी है, वहां पे भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि फोकस क्या होता है किसी लेंस का। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जहां पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और वहां से रेज इल्यूमिनेट हो रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। इससे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। देखिए यहां पे क्या है, एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ओ को मैं कुछ O1 लिख लेता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। O1 लिख लेता हूं, O1। ठीक है, तो O1 पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है जहां से रेज इल्यूमिनेट हो रहे हैं। रेज इल्यूमिनेट होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, ये पैरेलल हो जाते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है F1, ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्योंकि लेंस है, लेंस में दोनों साइड कर्व है यहाँ पे, तो दोनों साइड का अलग अलग फोकस होता है। जो प्रिंसिपल फोकस F1 या फर्स्ट फोकस कहा जाता है, जो दूसरा फोकस होगा दूसरे साइड में लाई करेगा, इसको हम सेकंड फोकस या सेकंड फोकस कहते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड फोकस हो गया, ये फर्स्ट फोकस हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जो दोनों का दोनों सरफेस है वो सिमिलर है, सिमिलर का मतलब सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ओ F1 और ओ F2 का डिस्टेंस सेम होगा। और ये ओ F1 से लेकर ओ F2 का डिस्टेंस, या दोनों डिस्टेंसेस ओ F1 और ओ F2 को कहा जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या फिर मैं ऐसे कह लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि ओ F1 इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब अगेन ये ओ F1 फर्स्ट फोकस, F1 फर्स्ट फोकस था, तो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और यहाँ पे सेकेंडरी फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कॉन्वेक्स लेंस की। नेक्स्ट हम आते हैं उसी स्फेयर्स का एक अरेंजमेंट ऐसा जिसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, और उस स्पेस को मैंने फिल कर दिया किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से फिल करने के बाद से मेरे को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें मैंने कहा कि ये दोनों का दोनों सरफेस कॉनकेव इन नेचर है। कौन सा सरफेस, एक सरफेस तो ये वाला, और एक सरफेस ये वाला। अगर ये दोनों का दोनों सरफेस कॉनकेव इन नेचर है, दैट मीन्स मेरे पास ये जो अरेंजमेंट है वो कॉनकेव लेंस का मिल गया। ठीक है, C1B, यानी C1 से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और C2 से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वो भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अगेन अगर O पॉइंट मतलब जहां पे लाई कर रहा है वहां से मैं डिस्टेंस देखूं C1O, अगर लेंस मेरा बहुत थिन है तो C1O की वैल्यू C1B के बराबर होगी, और C2O की वैल्यू C2A के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, C1 से लेकर O तक का डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और फिर अगेन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगेन अगर हम इसके बारे में बात करें फोकस के बारे में, तो इसमें फोकस के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कोई रेज आती हैं और इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर वो पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्योंकि कॉनकेव में, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो रे है वो एक ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है वहां से इल्यूमिनेट नहीं होती, ये कहीं और से रेज आ रही होती हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि अगर ये क्या कहते हैं लेंस नहीं होता तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती, मीट करती। तो इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए कहा गया है, इफ द रेज are coming and getting refracted, and after refraction they gets parallel to the principal axis, and it seems that if there was no refraction then they are going to meet at this particular point। तो अगर ऐसा होता तो ये पॉइंट जो है हमारा फर्स्ट फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाता कॉनकेव लेंस के लिए। अब इसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस इधर है, तो दूसरा वाला जो सेकेंडरी फोकस और सेकेंड फोकस है वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ ऑप्टिकल सेंटर का, तो देखो क्या है, मेरे पास एक ये लेंस है, लेट्स से थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा डायग्राम, मान लो ये लेंस है। ठीक है,
अब ये लेंस में क्या है कि मानते हैं हम कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करूँ अपना नॉर्मल, इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट है इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर है, ठीक है। तो यानी नॉर्मल यहाँ ऐसे कुछ दिखेगा। अब अगर मैं बोलूँ कि एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है। और क्योंकि ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल को मैं थोड़ा सा आगे भी ले चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है, ये रहा कुछ ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन शो करेगा, और इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन शो होने के कारण से, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन शो होने के कारण से क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। कैसे, नॉर्मल की तरफ कुछ ए, नॉर्मल की तरफ कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। नॉर्मल की तरफ कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, इसमें आई इज ग्रेटर देन आर। क्यों? क्योंकि भाई रेयरर से डेंसर जा रहा हूँ, तो भाई जो क्या कहते हैं इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है भाई, चलो समझ में आता है। अब मैं आ जाता हूँ इस पॉइंट पे। अब जब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो फिर से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा जो कि यहाँ कहीं से आ रहा होगा इसकी तरफ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल, ठीक है। अब जब ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल जो मैं देख रहा हूँ, अगेन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब ये जो रिफ्रैक्शन होगा, अब मैं अगर इस नॉर्मल को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, नॉर्मल को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक अगेन एंगल आएगा जिसकी हेल्प से मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि हाँ भाई कैसे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है भाई। डेंसर से रेयरर में जा रहा है, क्या डेंसर से रेयरर में हमारा ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये डायग्राम सभी को समझ में आया होगा, जिसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है, मैंने एक नॉर्मल बनाया इस पॉइंट के लिए। नॉर्मल से जो भी एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंट रे का। और आफ्टर रिफ्लेक्शन रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो डेंसर की तरफ बेंड, सॉरी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो एंगल बन गया हमारा आर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पॉइंट से जाके रिफ्लेक्शन होगा और दूसरे पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ। यहाँ से जो नॉर्मल बनाता हूँ, नॉर्मल बनाने के बाद यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, एक एंगल तो हमें ये मिलता है जो इस समय इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा, लेकिन मैं इसको R2 लिख लेता हूँ, इसको R1 कर देता हूँ। तो आफ्टर गेटिंग रिफ्रेक्टेड इट विल मेक एन एंगल I, और I2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे I1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और क्यों यहाँ पे जो है I2 विल बी ग्रेटर देन R2, क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर इससे कहना क्या चाहते हैं, इससे कहना ये चाहते हैं कि अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता, तो ये जो रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, वो कुछ इस तरीके से पास करती, ठीक है। लेकिन उस लेंस के प्रेजेंट होने के कारण कैसे पास कर रही है, कुछ इस तरीके से पास कर रही है। और ऐसा होने के कारण हम देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। कौन? रे ऑफ लाइट। जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, लेकिन आपस में बहुत पैरेलल है, ठीक है। अब इससे भी क्या कहना चाहते हैं? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है ना हमें, जिसको मैं कहा था ऑप्टिकल सेंटर, ये जो रे ऑफ लाइट है, मैं हम जनरली प्रैक्टिस में, हम जनरली जब प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम ये कहते हैं एनी रे ऑफ लाइट which is which are seeming to be passing from the optical center will actually pass from the optical center if the thickness of the lens is too much less, ठीक है। अगर इस लेंस का थिकनेस काफी कम है, थिकनेस कम होने के कारण से ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये काफी कम होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो हम ये मानेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर कम होता है तो हम ये मानेंगे कि हमारी ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। अगर ओवरलैप करेंगी तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दीज टू रिफ्रैक्शंस इनसाइड द लेंस, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में मुझे केवल यही बात आपको बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम एडिंग वन मोर स्लाइड, ओके, प्रीवियस। सो हमने बात कर लिया फोकल लेंथ के बारे में, फोकस के बारे में,
फोकल पॉइंट के बारे में, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब मैं एक और बात करता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बात कर लिया, एक और बात बताते हैं, हम बात करते हैं फोकल प्लेन के बारे में। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. After that we will continue in the next video because video is getting longer and longer and I don't have much time to edit. Okay, see, मान लेते हैं अगेन मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया। चलो ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट, और मैं इस पॉइंट को कहता हूँ यही है मेरा क्या, फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल या फिर फोकल पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट फोकस या फोकल पॉइंट, जिसको मैं F1 से डिनोट कर रहा हूँ। अब एक ऐसा प्लेन, अगर मैं कोई एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करूं जो प्लेन के बारे में ये कहा गया है, दिस प्लेन विल पास थ्रू, दिस प्लेन विल पास थ्रू, थ्रू वेयर, थ्रू दिस पॉइंट, विच पॉइंट, फोकल पॉइंट, एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई एक ऐसा प्लेन मैं बनाऊं जो प्लेन फोकल पॉइंट F1 से पास कर रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स दैट प्लेन इज द फोकल प्लेन ऑफ दिस फोकल पॉइंट। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के लिए भी होता है। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। So we will discuss the next topics in the upcoming videos, and thank you all. Thank you all. Keep watching, keep learning. Thank you.